जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 के प्रकाश के परिवर्तन का भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें से आपको भाग 1 में बताया गया था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का रूप क्या है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त प्रकाश किरणपुंज किसे कहेंगे और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये भाग 1 में बता दिया गया है। भाग 2 को समझने के लिए भाग 1 को समझना बहुत जरूरी है। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन तो हो गया था, और प्रकाश के प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आपको हम बताए थे कि दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भाग 2 में लिखा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इमेज। प्रतिबिंब अगर परिभाषा के हिसाब से बताया जाए तो प्रतिबिंब का अर्थ होता है इमेज, यानी प्रतिबिंब फिगर बनना। फिगर मतलब फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो चित्र बनना। इसको हम लोग अपने भाषा में परिभाषा बता सकते हैं कि अनंत से आती प्रकाश किरणों को दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं हम लोग। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी या काल्पनिक। एक दूसरे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप आभासी प्रतिबिंब की अगर परिभाषा बताया जाए तो अनंत से आती प्रकाश के दर्पण से परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आभास होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है कि अनंत से आती प्रकाश के दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाए उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए आप कुछ उदाहरण समझना जरूरी है। जैसे बेसिकली हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। आभास मतलब होता है कल्पना, कल्पना मतलब सपना। यानी अब आप कभी भी कोई भी चीज़ सपना देखते हैं तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव देखते हैं, यानी सही सीधा देखते हैं। जैसे कोई ये थोड़ा ना सोचता है कि काश हम गरीब होते हैं। सपना ये दिखता है कि काश हम धनी होते हैं, हमारे पास बंगला होता, गाड़ी होता, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सपना कोई भी व्यक्ति देखता है, चाहे वो रंक हो चाहे राजा हो, अपने लिए सीधा ही दिखता है, यानी अच्छा दिखता है। यानी वास्तविक आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, यानी कि अपने लिए बड़ा दिखता है। जबकि वास्तव में सभी होता है उल्टा। जैसे आप सपना रात को देख रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े घरों में सोए हुए हैं, महलों में सोए हुए हैं, महाराजा पलंग वगैरह वगैरह सोए हुए हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो वास्तव में सब उल्टा होता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तव में सभी क्रियाएं उल्टा होती है। आभासी प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। आप आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या कभी कभी परिभाषा पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आपको परिभाषा बता दिए हैं, फिर भी आपको एक बार दोहरा देते हैं। अनंत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाए उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जबकि आभासी प्रतिबिंब है अनंत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती नहीं है, ऐसा आभास होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए। इसमें अंतर भी आता है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। कभी कभी आभासी न लिखकर काल्पनिक भी लिख देता है, इसमें आप कंफ्यूज मत हुए, क्योंकि आभासी ही काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब बता ही दिए सपना, आभास मतलब ही होता है सपना ही देखना। जबकि अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण का अर्थ ही होता है कि देखिए वह पदार्थ जिसमें परावर्तित होने की क्षमता हो उसे कहेंगे क्या, दर्पण। वह पदार्थ जिसमें प्रकाश को परावर्तित होने की क्षमता हो उसे क्या कहेंगे, दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहेंगे। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। जबकि किसी किसी के दिमाग में फिट होता है कि दर्पण 2 होते हैं, ये उल्टा बोल देते हैं लोग कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जबकि दर्पण 2 होता है, एक समतल और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मतलब होता है चिकना, समतल, यानी आप अपने भी जगह, जिससे ज़्यादातर हम लोग बेसिकली तो कुछ कन्फ्यूजन में इंग्लिश ही बोल देते हैं हम लोग।
जैसे हम लोग ये नहीं कहते कि समतल जमीन है, हम लोग ये कह देते हैं प्लेन जमीन है, यानी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का किसे कहेंगे, इसका परिभाषा आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि दर्पण का वह भाग जिसका एक भाग रचित किया गया है उससे क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण। दर्पण का वह भाग जिसकी किसी एक सतह को रचित किया गया हो उसे हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहेंगे। जबकि गोलीय दर्पण का परिभाषा है कि दर्पण का वह भाग जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के आकार का हो। दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का आकार का हो उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, जबकि उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहेंगे, जबकि उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है ये भी परिभाषा पूछ देता है कभी कभी, तो आप इसके हिसाब से परिभाषा बता सकते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी सतह को रचित किया गया हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी सतह को रचित किया गया हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। जबकि उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक भाग यानी भीतरी सतह को रचित किया गया हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। आपको इन सभी दोनों परिभाषा में एक वर्ड कॉमन आ रही है, यानी कि रजतित। रजतित मतलब आखिर होता क्या है, रजतित मतलब होता है पेंट करना यानी लेप चढ़ाना। लेप चढ़ाने में क्या क्या प्रयोग होता है, पर्याप्त पदार्थ में कौन कौन सा लगता है, तो लेप करने में जास्ता, चांदी, तारपीन का तेल और भी कुछ प्रयोग होता है इसमें पदार्थ। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण में लेप चढ़ाने में किसका प्रयोग होता है, चांदी का। चांदी का प्रयोग ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। जैसे आप याद करिए, आप 9 में पढ़ाया होगा कोई या 10 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकृति में कितने ऐसे पदार्थ हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ऐसे 3 पदार्थ हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में होती है, इस पर किसी भी तरह से ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण तो समझ लिया आप लोग। गोलीय दर्पण के जितने भी भाग हैं इसके बारे में समझते हैं। गोलीय दर्पण में आपको गोलीय दर्पण का जिसमें 2 दर्पण हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में भी ध्रुव होता है और उत्तल दर्पण में भी ध्रुव होता है। ध्रुव को अंग्रेजी में हम लोग पोल कहेंगे। पोल क्या है, तो गोलीय दर्पण का वह भाग दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका केंद्र को हम लोग गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहेंगे। केंद्र को C से डिनोट करेंगे, जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसे हम अंग्रेजी में। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसे हम R से सूचित करते हैं। अब यहाँ समतल दर्पण आपको हम दर्शाए हैं कि गोलीय, देखिए समतल दर्पण का वह भाग जिसके किसी एक भाग को रचित किया गया हो, पेंट किया गया हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। जबकि आपको गोलीय दर्पण में 2 भाग देखने को मिल रहा होगा, एक भाग जो है बाहर से रचित किया गया हो और एक भाग जो है अंदर से रचित किया गया हो। जो भाग बाहर से रचित यानी पेंट किया गया हो उसे हम अवतल कहेंगे, और जो भाग अंदर से यानी भीतर से रचित किया गया हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। प्रतिबिंब आप समझ लिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी में आपको हम बता दिए, हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आभासी के मतलब होता है सपना यानी कल्पना यानी आभास करना। तो हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमसे कोई गलत काम हो जाए, बशर्ते मिस्टेक से बाय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमसे सही काम हो, लेकिन अपने लिए सही सोचते हैं यानी सीधा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में सब काम उल्टा हो जाता है। जैसे रात को आप सपना देख लिए कि कल से हम पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में सुबह भी कल क्या हो गया, उल्टा हो गया, या आप नहीं पढ़े। यानी कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सब क्या होता है, उल्टा। यानी प्रतिबिंब आप समझ गए कि आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहेंगे। क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब क्या है,
प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या करें। तो प्रतिबिंब का परिभाषा आप बता देंगे। प्रतिबिंब अनंत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो अनंत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के लिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे रियल इमेज। इन दोनों में किस दर्पण का प्रयोग इन दोनों में किस प्रतिबिंब का प्रयोग पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। विशेषता इसका यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यदि कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हम छोटे लड़का का फिगर बना दे रहे हैं, यदि यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा हुआ है यानी रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्पण से पीछे बनेगा। जो आप आईना फिगर देख रहे हैं उस फिगर से पीछे अंदर बनेगा, यानी उसकी दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा इसका विशेषता ये है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार हमेशा बराबर होगा, यानी जितना आकार इस वस्तु का होगा उतना ही आकार इस प्रतिबिंब का होगा। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार बराबर होगा। तीसरा इसका विशेषता ये है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है प्रतिबिंब। चौथा विशेषता इसका ये है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब ये होता है कि यदि आप दाहिने हाथ को उठा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि बायां हाथ उठ रहा है। इसी के कारण एम्बुलेंस में लिखा हुआ अक्षर जो होता है उल्टा होता है, ताकि आज जो बाइक से या चाहे किसी गाड़ी से कोई व्यक्ति सवार होकर जा रहा है तो मिरर में यदि देखे यानी उसका फिगर तो उसको सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, ताकि वो मालूम कर ले कि एम्बुलेंस का रास्ता दे। एम्बुलेंस का लिखा हुआ जो अक्षर होता है उल्टा क्यों होता है? तो पार्श्विक परिवर्तन के कारण। पार्श्विक क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं यदि आप आर इस तरह से लेटर लिख देते हैं तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा इसका इस तरह से बनेगा प्रतिबिंब। यदि आप इस तरह से पी बनाते हैं तो आपको इसमें इस तरह से दिखेगा, यानी ये पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब उल्टा होता है। पांचवा लिखे हैं प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। इससे पीछे हम बताए हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आपको ये थोड़ा सोच सकता है कि काश हम जूता खा रहे होते, ये सोचेगा कि काश हम जूता मार रहे होते। सपना कोई भी देखता है तो सीधा दिखता है, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। काश हम जूता खा रहे होते ये कोई नहीं देखता है कि काश हम नली में गिरे होते। हमेशा ये सोचता है कि काश हम किसी को मार रहे होते। सपना भी देखते हैं तो वही सोचता है। इसीलिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। छठवां नंबर है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। ये मान लेते हैं दर्पण है तो दर्पण से जहाँ वस्तु रखा गया है अगर मान लेते हैं 10 मीटर है तो इस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब 10 मीटर अंदर ही बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। 7वां नंबर में है कि यदि कोई वस्तु भी वेग से चलता है तो इसमें जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाएगा 2v से दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है या 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये फिगर दिखाई देगा वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दिखाई देगा। कहने का मतलब ये होता है इसी के वजह से जिम करने वाले जो होते हैं, जिम करने वाले जो भी जैसे सेंटर लोग बनाते हैं तो उसमें अक्सर लगाया जाता है क्या? समतल दर्पण, ताकि व्यक्ति अगर साइकिल चलाए या चाहे जिम करे तो उसको ज़्यादा दिखाई दे कि हम ज़्यादा तेजी में चला रहे हैं साइकिल। या डांस करने वाले लड़कियों के लोग में भी या लड़कों के भी सेंटर में भी ऐसा लगाया जाता है क्या? समतल दर्पण, ताकि उसको डांस करते हुए महसूस हो कि हम ज़्यादा डांस कर रहे हैं, ताकि उनका हैबिट बने अच्छा से। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग होता है बहुदर्शी के रूप में। बहुदर्शी का मतलब होता है अनेक, बहु मतलब अनेक, दर्शी मतलब देखना, यानी अनेक रंगों को देखने वाले को क्या कहेंगे? बहुदर्शी।
बहुदर्शी के रूप में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। दूसरा है परिदर्शी के रूप में, परिदर्शी यानी हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे पेरिस्कोप के रूप में, परिदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? समतल दर्पण का। तीसरा है श्रृंगार टेबल के रूप में, यानी महिलाओं का जो श्रृंगार बॉक्स होता है यानी वहां पे समतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है ताकि आईना में वो पूरा तरह से अपना चेहरा देख ले, यानी श्रृंगार कर ले। चौथा नंबर है सजावटी कार्य में। सजावटी कार्य का मतलब ये होता है कि सजावटी कार्य, जैसे में आप लोग देखे होंगे अपने अपने घर में जो महिलाएं होती है बनाती होंगी, या जैसे गेट कहा जाता है जो फिर गेट में लगाने के लिए, उसमें शीशे का व्यवहार करती होंगी। इससे में एक प्रकार के शीशे लगाती होंगी ताकि प्रकाश उस पर जाए तो परावर्तित होकर थोड़ा लाइट दे या अच्छा लगे उसे, यानी सजावटी कार्य में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषता हो गई और समतल दर्पण का उपयोग हो गया, कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण की यानी फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी बार। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, सुनिए परिभाषा आपको बता रहे हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाती है, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण के फोकस। फिर से परिभाषा बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष बोलिए चाहे ये मुख्य अक्ष हो गया या इसको आप अनंत भी बोल सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलाती है, मिलाती है जिसे हम अवतल दर्पण के फोकस हम कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलाती है जिसे हम फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण के फोकस समझते हैं। इसी अनुसार एक क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, जो कि आप पढ़े होंगे। इससे भाग 1 में आपको हम बताए हैं कि अभिसारी किरणपुंज क्या है। तो अनंत से आती प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलाती है, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। उसी अनुसार आप यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं, तो उत्तल दर्पण के फोकस का परिभाषा उसी तरह से होगा जिस तरह से अवतल का था, लेकिन हल्का थोड़ा चेंज होगा, यानी उसमें मिल रहा था लेकिन इसमें मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसका परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए टूटी फूटी का दशा है, जबकि आपको हम बताए इससे पहले वाले में कि आभासी किरणपुंज और वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा दर्शा रहे हम लोग, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी फूटी रेखा दर्शा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से उत्तर होगा आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग फोकस यानी उत्तल दर्पण के फोकस करते हैं। जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी, आपको हम बताए थे कि अ हटा देंगे तो क्या बनेगा? पसारी। पसार मतलब प्रकाश को पसार देगा, पूरा बिखेर देगा। तो इसका मतलब परिभाषा पूछा जाए तो उत्तल दर्पण के फोकस यानी से आप क्या समझते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आदि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसे हम उत्तल दर्पण के फोकस करते हैं। या एक और परिभाषा बोला जाए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? इसका परिभाषा आप बोलेंगे कि मुख्य अक्ष या अनंत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, या इसका परिभाषा बोलेंगे फैला देती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती है, इसीलिए इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि उसका परिभाषा था अवतल दर्पण का कि अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते थे, और इसमें फैला देता है, इसलिए इसे हम अपसारी दर्पण पढ़ेंगे।
अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 6 बनते हैं, 7 बनते हैं, या कहाँ कहाँ बनते हैं और किस स्थिति में बनते हैं, उसका फिगर कैसे होगा आप समझिए। एक एक करके समझेंगे तो आपके माइंड में जल्दी नहीं आएगा। हम एक ही फिगर पे 6 फिगर को बना रहे हैं जो कि आपको जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए आप इसको हम मिटा दे रहे हैं। तब से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है और किस आकार का बनता है और कितने बनते हैं प्रतिबिंब इसमें। अवतल दर्पण में बेसिकली प्रतिबिंब 6 बनते हैं। कहाँ बनेंगे, कैसा बनेगा, उसको समझने के लिए भारी नहीं है, लेकिन याद करना लोग भारी समझ लेते हैं इसको, जबकि ये भारी नहीं है। एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस फिगर को छोटा सा किसी कोने में बनाकर आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है और कितने बनते हैं। तो हम बता दिए आपको कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे 6 बनेंगे, और 6 कहाँ बनता है, किस आकार का बनता है, यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखे आपको हम, यदि वस्तु में खाली ऐसा लिखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसमें 6 क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे यदि वस्तु अनंत हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। फिर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे हम, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन पूछेंगे सी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। फिर पूछेगा ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। सिंपल तरीके से आपको इसमें थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करा देंगे हम। यदि वस्तु अनंत पर हो यानी 1 नंबर पे, यहाँ देखिए 1 नंबर 2 नंबर यानी 6 नंबर तक ये लिखे हम, तो उस तरह से यहाँ 5 है, पीछे 6 है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा। जो आप देख रहे हैं कि सब ऊपर तीर है लेकिन ये नीचे बगल यानी वास्तविक उल्टा है। यानी आपको हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा, जो वास्तविक उल्टा, तथा वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। देखिए जितना ही ये बराबर इधर आएगा वो कितना, वो छोटा हो जाएगा। और ये क्या है, बराबर, क्या है, बराबर, और इधर क्या है, बड़ा। बराबर के उधर जाएंगे तो छोटा, बराबर के इधर आएंगे तो बड़ा। यानी इस साइड में आएंगे तो बढ़ेगा, इस साइड में आएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। यानी वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा। यदि वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से अभी छोटा बनेगा। यदि वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से क्या होगा, बराबर होगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे उसका प्रतिबिंब, अब इधर जगह नहीं है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा और आभासी सीधा होगा। जबकि आप समझ रहे थे कि इधर जगह नहीं है तो हम लोगों को अपने से करना है, तो आपको हम बताए थे कि हम लोग अपने से कोई भी काम करेंगे तो सीधा करेंगे, और सीधा करेंगे तो छोटा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, यानी इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब आपको हम यहाँ से रिवीजन करा देते हैं याद करने के लिए कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। देखिए इसको समझने के लिए पहले आप इस तरह से एक अक्ष खींच लीजिए। इसको कहेंगे अनंत, इसको कहेंगे सी फॉर सेंटर, इसको कहेंगे फोकस। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछे यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु सी और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी जब वस्तु अनंत और सेंट के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो यानी जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बोलेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा,
जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। जब वस्तु सी फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। याद रखिए, आपको पता है, समझाए है कि अनंत पे होगा तो फोकस पे, फोकस पे होगा तो अनंत पे। जब वस्तु फोकस पे, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो अब इधर जगह नहीं बचा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो बोलेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। जो आभासी, आभासी यानी हम लोग अपने से बना रहे हैं, यानी आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके 2 नंबर तक क्वेश्चन ये पूछ देता है। जैसे में क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा समझाए कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो किरण आरेख अलग अलग करके आप बनाएंगे, जो कि आपको हम समझा देंगे। जब क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो आप परिभाषा बाइनरी तरीके से दे सकते हैं। यदि वस्तु अनंत पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। 1 नंबर है, जब वस्तु सी और एफ के बीच, अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। जब सी और एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। जब वही प्रतिबिंब फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वही प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जो आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आप जहाँ जितना तरीके से बनाना है बनाइए अपने माइंड तरीके से। क्वेश्चन जिस दिन आपको बनाना आ गया, यानी सेटर का माइंड पकड़ लेते हैं कि अगली बार क्वेश्चन सेटर किस तरह से दिया है, अगला साल किस तरह से दे सकता है, तो आप निश्चित रूप से नंबर अच्छा लाएंगे, प्रोग्रेस अच्छा करेंगे। लोग कितना भी आपको मजाक क्यों न बनाते हो, आप मजाक मत बन दीजिए। लोग बर्दाश्त कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, जो कहावत कहा जाता है, यानी अपने भाषा में लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आप पे कोई मजा यदि ले रहा है तो लेने दीजिए, लेकिन मेहनत इतना अच्छा से करिए ताकि एक दिन वही व्यक्ति आपसे कहे कि वो हमसे बेहतर है आज की डेट में। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। अगर इसी में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो वस्तु यदि अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा। जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत तरह से आएगा एग्जाम में, जो कि आप भुलाएंगे नहीं तो ये मिस्टेक कर देगा आपसे। यहाँ हो गया क्या, छोटा, और इधर क्या हो गया, बराबर, और इधर क्या हो गया, बड़ा। यानी कि बराबर से आप जितना ही दूर जाएंगे उतना ही छोटा होगा, इधर आएंगे तो भी बड़ा होते जाएगा। यहाँ से आप 6 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो यहाँ बोलेंगे फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन यदि पूछे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बराबर प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बोलेंगे सी यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। फिर यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि अवतल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बोलेंगे अनंत पे रखा जाना चाहिए। बड़ा बनने के लिए तो बोलेंगे फोकस पे रखा जाना चाहिए। अनेक प्रकार से आप जितना हो सके क्वेश्चन घुमाइए। घुमाना अगर आ गया आपका तो आप सेटर को किधरों से देगा आप बना सकते हैं, क्योंकि सेटर भी एक इंसान है, वो भी समझ कर ही बनाता है। आप पढ़े हैं, इस अगर इस टाइप को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने से परिभाषा दीजिए। परिभाषा लोग सोचते हैं कि जो गाइड में परिभाषा है, जो किताब में परिभाषा है, उसी हिसाब से देंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से परिभाषा बनाइए। परिभाषा जिस दिन आपको बनाने आ जाएगा तो आप भी एक दिन टीचर कहलाएंगे। नहीं तो परिभाषा नहीं बनाने आएगा तो स्टूडेंट ही रहेंगे, सीखते ही रह जाएंगे। लेकिन हम भी शिक्षक है नहीं है, हम भी स्टूडेंट है, आपको सिखा रहे हैं, बस नॉलेज है आपको बता रहे हैं, नहीं था हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। उसी तरह से आप नॉलेज लीजिए और नॉलेज को दूसरे को बताइए, रिवीजन ज़्यादा होगा। क्योंकि बांटने से शिक्षा बढ़ता है, घटता नहीं है। रखने से धन घटता है और बांटने से शिक्षा बढ़ता है। इसीलिए रखने से धन बढ़ता है, लेकिन शिक्षा रखने से घटता है। इसको जितना ही बांटेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा, उतना ही जल्दी आप कंप्लीट हो जाइएगा। इसलिए माइंडफुल तरीका से इसको ऐड कीजिए और इसे अच्छे से रिवीजन करिए।
अगले भाग में यानी कि भाग नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कितने बनते हैं, उत्तल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण का व्यवहार कहाँ होगा, कैसा होगा। आप लोग को यहाँ 1 नंबर का 6 नंबर का की बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए कि 1/v + 1/u = 1/f। ये अगली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके बारे में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक बार और क्वेश्चन पूछा था इससे पहले, जो कि हम बता रहे थे तो लोग कह रहे थे कि नहीं आता ये क्वेश्चन। ये आता है 6 नंबर का। ये एक बार आया था लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए, 1/1/f इस तरह सिद्ध करने के लिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। 2020 में क्वेश्चन आया था कि सौर भट्टे में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है, गाड़ियों के साइड में। इस तरह से 3 तरह के ऑप्शन दिया था, तीनों को मिलाकर 3 दूनी के 6 नंबर हो गया था। तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है, बशर्ते समझना है। ये क्वेश्चन जो होता है थेल्स प्रमेय पर लागू है, जो कि थेल्स प्रमेय आप पढ़े होंगे तो समझेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा समझा दे। पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे बेहतर, नहीं पढ़ेंगे तो देखो पढ़ने वालों के लिए कुछ भारी नहीं है, न पढ़ने वाले कई को बहाना है। यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे आप तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में आएगा और आता भी है। जैसे अब की बार मान लेते हैं आया क्या, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण का, तो हो सकता है अगली बार आ जाए उत्तल दर्पण का। यदि मान लेते हैं अभी देता है प्रोग्रेस, जैसे इससे पहले आया था लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए, अब क्या आ गया है दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। अब मान लेते क्वेश्चन अगर आ जाए तो लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए, इससे बेहतर है दोनों को रिवीजन रखिए, छोड़े का हम ऐसे सब क्वेश्चन को अगर हैंड में रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसीलिए इतना ही करके आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।